आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर एवरीबडी, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, या फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपकी एज ज़्यादा है कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक ऐसी लॉन्गिंग है जो हम सबके अंदर है, दैट इज़ दैट डीप विद इन वी ऑल वांट टू बी हैप्पी। बट इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या साइकोलॉजी है, आज हम उसको समझने वाले हैं। आज हम डीपली ये समझने वाले हैं व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस। और उसके लिए हमारे साथ में आज हैं डॉक्टर मयूरिका दास, जिन्होंने पीएचडी करी हुई है साइकोलॉजी में। तो आई थिंक उनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता आज हमारे पास इस टॉपिक की डेप्थ में जाने के लिए। आपके हिसाब से अगर कोई खुश रहना चाहता है तो उसको अगर कुछ टिप्स देनी हो या कुछ सजेशंस देने हो तो वो क्या होंगे? संदीप जी, मेरे ख्याल से ना सब लोग खुशियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबकी खुशियों को लेके समझ बहुत अलग अलग है। कुछ लोग पार्टी करके खुश होते हैं, वो एक्साइटेड महसूस करते हैं। कुछ लोगों को किसी तरीके का नशा करने के बाद जो रश मिलता है या जो रिलैक्सेशन मिलता है, दो अलग अलग ट्रिप्स हो सकते हैं, उसमें वो उसे खुशी बुलाते हैं। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस को या अचीवमेंट्स को उसे खुशी बुलाते हैं। तो पहले समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या सच में ये सारी चीज़ें खुशियाँ ही हैं? इज़ दिस रियली हैप्पीनेस? तो रिसर्चर्स ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है और पाया है कि ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस नहीं है। अलग अलग ये जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि जब आप नशा करते हैं तब आपके अलग न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और जब आप लॉन्ग टर्म खुशी महसूस करते हैं, जैसे कि आपके कज़न का बच्चा, आप उसको पहली बार गोद में उठाएंगे, या कोई या अपने बच्चे को, या अपने ओ माय गॉड अपने बच्चे को right. You must be having kids, no? Yeah. How old are they? My daughter is 9.5 years old. Oh, that's good. So अपने बच्चे के साथ जब आप वक्त गुजारते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी नानी के साथ, दादी के साथ जब आप बैठते हैं और वो जो एक कनेक्ट होता है ना, तो क्या वो खुशी है? सो रिसर्चर्स ने पाया है, एंड इनफैक्ट हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को स्टडी करके भी ओवर लॉन्ग टर्म रिसर्च ये देखा गया है कि ह्यूमन कनेक्ट इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू हैप्पीनेस। इंसान से इंसान का जो कनेक्शन होता है, जब हम एक दूसरे की इमोशंस समझ पाते हैं, एम्पथाइज करते हैं एक दूसरे को, फिर चाहे वो इंसान से इंसान का कनेक्शन हो या इंसान से जानवर का कनेक्शन। बिल्कुल। कैन वी कॉल इट अ कनेक्शन बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स? यस, वी कैन कॉल इट अ कनेक्शन बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स, बिकॉज अगर आप ही की इसी बात को आगे ले तो ऐसे लोग हैं जिनको गार्डनिंग करके खुशी होती है और उनको अपने पौधों से प्यार होता है। तो फिर आप सही कह रहे हैं, इंसान से इंसान का जो कनेक्ट है ना, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। इसकी 3 लेयर्स मेरे को नज़र आ रही हैं। एक आ रही है ह्यूमन टू ह्यूमन, एक आ गई ह्यूमन टू एनिमल्स या ह्यूमन टू प्लांट्स, एक आ गई ह्यूमन टू थिंग्स। कोई कहता है मेरे को पैसे से प्यार है, राइट। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जब ह्यूमन टू ह्यूमन है या ह्यूमन टू लिविंग बीइंग्स है, हम समझ रहे हैं कि वो कनेक्ट ना एवोल्यूशनरीली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान ने सीखा है कि अगर मैं अकेला रह जाऊंगा तो मेरे ज़िंदा रहने के चांसेस कम हैं। अगर मैं एक दोस्त बना लूँगा तो मेरे ज़िंदा रहने के चांसेस बढ़ गए। अब वो दोस्त मेरे साथ मेरा कुत्ता हुआ या मेरा लगाया हुआ आम का पेड़ हुआ, क्योंकि हमेशा से ह्यूमन बीइंग्स के पास इतनी ज़्यादा एबंडेंस नहीं थी जितनी आज के समय में है। मेक सेंस। सो इसलिए ह्यूमन का दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ कनेक्शन बहुत एक वैलिड चीज़ है। तो इट्स अ नीड बेसिकली। इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ डिजायर और अ विश और अ वांट। इनफैक्ट रिसर्च कहता है कि जो लोग लोनली है, लोनली वर्सेस सॉलिट्यूड हम समझते हैं कि अलग चीज़ है। सॉलिट्यूड वो है जब इंसान खुद जाके एकांत में अपने आप को ढूंढ रहा है, जो ऋषि महाऋषि बहुत दिग्गज लोग ढूंढते हैं अपने आप को, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लोनली जब मुझे दूसरों के साथ रहना है, लेकिन मेरे शाइनेस के वजह से या कि फिर मेरे पुरानी एक्सपीरियंस के वजह से मुझे दूसरों के साथ घुलने मिलने में तकलीफ़ होती है, तो मैं लोनली हूँ। लोनली लोगों का दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बीमार होना ज़्यादा होता है, उनका सर्वाइवल भी कम होता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स उनके कम होते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे बायोलॉजिकल नीड है कि हम दूसरे इंसानों से कनेक्टेड रहे। अगर आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो ये हम 3 कैटेगरी सोच रहे थे, बट एक्चुअल में 2 कैटेगरीज हैं। एक है
जो भी कुछ हमारे सर्वाइवल से कनेक्टेड है, जैसे लोगों के साथ हम रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वी फील सेफ, वी फील सिक्योर। यस, जानवरों के साथ में जो हमारे पेट होते हैं, हाँ। उनके साथ में भी फील के एटलीस्ट हमारे पास में कोई है, हमारे साथ में कोई है, कि फॉर एग्जांपल रात को मैं सो रहा हूँ कहीं किसी जंगल में, तो मेरा पेट है मेरे साथ में, अगर कोई आया तो वो मुझे बचाएगा। ऐसे ही एक पेड़ है हमारे घर में, तो वो मेरे को ये सिक्योरिटी दे रहा है कि कल को अगर मेरे पास में खाने को कुछ भी नहीं हुआ तो उस पेड़ से मैं तोड़ करके खा सकता हूँ। बिल्कुल। घर के पास में नदी बह रही है, वहां से मैं पानी पी सकता हूँ। तो देयर आर थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू सर्वाइवल। राइट। बट गाड़ी तो हमारे सर्वाइवल से कनेक्टेड नहीं है, गाड़ी को तो Right. नाम खाएंगे ना पिएंगे, तो Right. वहां पे इतनी ज्यादा अटैचमेंट क्यों है? उसको हम क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो ना कहीं पे सोशल वैलिडेशन से रिलेटेड है। अब आप सोचिए कि आप किसी हिमालय में रहते हैं और वहाँ पे आपके पास बड़े बड़े गहने हैं, अब आप अपने गहने पहन के कितना घूमेंगे आप बताइए? कोई सुबह से लेके शाम तक आपको मिलता नहीं है। हाँ, फिर वो जो भालू है उसका तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, वो कहेगा ये क्या है, बल्कि वो और अट्रैक्ट हो जाएगा राइट खाने के लिए। तो वो गहने दिखाने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, सोशलाइट पार्टीज में जाना पड़ेगा और फिर जाके बोलना पड़ेगा ये हमने अभी अभी फलाना ज्वेलर से लिया है। राइट। तो क्या होता है, हम सोशल वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं जब हम सामान के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, और ये चीज़ तो मैं बहुत देखती हूँ, जैसे बहुत सारे यंग लोग कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे स्वाइप कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। वो क्या लाइक कर रहे हैं? कपल्स गोल्स, वो लाइक कर रहे हैं बिलियनर गोल्स। एंड ये तो काफ़ी एक सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग मेरे ख्याल से कई सालों से हुई है, जो इसलिए इतनी हावी हो गई है। हमें ये बताया गया है कि जब आपके पास सामान होंगे, और छोटी मोटे सामान नहीं, बड़े सामान, ओके, महंगे सामान, ओके, तब आप खुश हैं, वरना आप खुश नहीं हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल करके आया। इनफैक्ट हमने इसको शुरू यहाँ से किया था कि ये 3 है, फिर 3 से हम 2 पे आए, कि विच इज कनेक्टेड टू सर्वाइवल एंड विच इज नॉट कनेक्टेड टू सर्वाइवल। बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 भी नहीं है, ये एक ही है। क्योंकि अगर इसको रूट लेवल पे कनेक्ट करें तो जो आप वैलिडेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो डीप विद इन जो नीड है उस इंसान की, वो है टू कनेक्ट विद अदर पीपल। क्योंकि वही बात हो गई ना, जंगल में जा करके कोई गहने तो पहनेगा नहीं। अब वो गहने क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि उनको ये लगता है शायद ये गहने पहनने से, या ये बड़ी गाड़ी की वजह से, या बड़े घर की वजह से मेरे साथ में लोग ज्यादा जुड़ेंगे। राइट। जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, इसका ऑपोजिट होता है बहुत केसेस में। बिल्कुल। राइट। हम एक डिवाइड क्रिएट कर देते हैं अपने और सामने वाले के बीच में, शो ऑफ करके। राइट। तो हम और लोनली हो जाते हैं। तो ये एक गलत अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई हमारे पैसे को देख करके हमारे साथ में जुड़ भी रहा है, तो उसको हमारे पैसे से प्यार है, हमसे एक्चुअल में प्यार नहीं है। बिल्कुल। अब आपके पास देखिए करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब आप बीमार होते होंगे या जब आप दुखी होते होंगे, तो आपके दुख को देख के, आपकी तकलीफ को देख के, सच में अगर किसी का दिल दुखता होगा तो वो आपके परिवार वाले ही होंगे, आपकी मम्मी ही होंगी, आपके आपकी वाइफ होंगी, साथ वाले ही होंगे। जबकि आपको संदीप आई लव यू, संदीप यू आर द बेस्ट, यू आर मोस्ट अमेजिंग, ये लोग जितने आसानी से आपकी तारीफ़ करते होंगे, उतने ही आसानी से एक छोटी सी बात पे आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे। बट जो मेरे साथ में जुड़ रहा है या जुड़ रही है तब से, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, हाँ, या उसको इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरे पास में क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। जैसे मेरी जो वाइफ है, हम तब से साथ में हैं जब मेरे पास में स्कूटर भी नहीं था, फिर उसके बाद मैंने स्कूटर खरीदा तो स्कूटर पे हम साथ में। वो भी क्या मेमोरीज होंगी ना। एब्सोल्युटली। अब आप बताइए कि अब आप बड़े वीआईपी से मिलते होंगे, लेकिन उनमें से कितनी मेमोरीज आपको याद रहती है वर्सेस वो स्कूटर वाली मेमोरी आपके साथ रह गई। तो देखिए कहीं पे इसका पैसों से कोई खास लेना देना नहीं है। आई थिंक इसके ऊपर एक टेड टॉक भी है, आपने शायद देखी होगी वो टेड टॉक, जिसमें एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं जो बता रहे हैं एक स्टडी के बारे में जो इतने साल तक हुई थी। आई थिंक अराउंड पता नहीं 100 साल तक हुई थी या 50 साल तक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टडी हैप्पीनेस के ऊपर। राइट। जिसमें पूरा ट्रैक किया गया कि लाइफ में किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, कोई तो कम प्रेसिडेंट हुआ, ही बन गया, कोई है जो प्रेसिडेंट बन गया, कोई है जो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, बिलियनर बन गया, कोई है जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन एंड में एक चीज निकल करके आई थी उस स्टडी में से, उन्होंने एक तरीके से एक लाइन में उसको पूरा सम अप कर दिया था कि जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी वो खुश था, जिसकी नहीं थी वो खुश नहीं था। Am I right? ऐसे ही कुछ था ना उसमें से जो निकला था उस स्टडी में से। तो कह सकते हैं कि जो हैप्पीनेस है उसका जो पहला पिलर है, अगर हम पिलर्स की ही बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहला पिलर है दैट इज
अ कनेक्शन। तो व्हाट इज सेकंड, और क्या हो सकता है? हम जब अपने आप को ये मैसेज देने लगते हैं कि मैं खुश हूँ, तो धीरे धीरे हम उसके एविडेंस ढूंढने लगते हैं अपने लाइफ में। ठीक इसके विपरीत जब हम अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि मैं दुखी हूँ, या मैं बहुत गुस्सा हूँ, या मैं इरिटेटेड हूँ लाइफ में, तो हम उसी चीज़ों की एविडेंस ढूंढते रहते हैं हमारी लाइफ में कि क्या कम है हमारे पास। जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, जो अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है लाइफ की तरफ। क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, जब कोई किसी से पूछता है हाँ भाई क्या हाल चाल, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, कट रही है। तो ये एक टिपिकल डायलॉग है, आपने सुना होगा, है ना, चल रहा है, हाँ, बस कट रही ठीक है, जिंदगी ठीक ठाक चल रही कहीं है। पे ना डर लगता है कि अगर हम बोल देंगे कि हम खुश हैं, नजर नहीं लग जाए नजर ना दूसरों लग की। जाए, राइट। खुश होने में भी डरते हैं। तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि जहाँ अंदर से इच्छा है खुश होने की, लेकिन खुश होने से डर लगता है। तो फिर हम सोचते हैं अभी खुश होने से पहले ना मैं इंश्योर कर लूँ कि ये खुशी कभी नहीं जाएगी। तो इंश्योर करने के लिए क्या करना है, बिलियनर गोल्स लेने हैं। जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, या फिर जब मेरी किसी करोड़पति से शादी हो जाएगी या करोड़पति की बेटी से, तो तब जाके हम खुश होंगे। सो हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि परमानेंट खुशी हो जाए जाए, ही कि नहीं। खुशी जाए ना। मतलब बेसिकली हर कोई डीप विद इन एक ऐसी स्टेट को ढूंढ रहा है थ्रू सम काइंड ऑफ एन अचीवमेंट, Right. या थ्रू सम काइंड ऑफ अ स्टेटस Right. और मनी और पावर या पोजीशन या कुछ भी, कि कोई एक ऐसी कोई चीज़ हमको मिल जाए हमारे पास में जो कि कोई हमसे ले ना सके, कोई छीन ना सके, और वो परमानेंट हो जाए। और वो जबकि permanent ऐसा हो एक्चुअल में होता नहीं है। नहीं। क्योंकि अगर हमको खुशी को एक्चुअल में परमानेंट करना है तो हमको आज से शुरू करना होगा, Right. आने वाले कल में नहीं। क्योंकि अगर हम आज खुश नहीं हो पाए तो ये आज तो कभी जाने वाला है नहीं। Right. 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आज ही होगा। हाँ, आप ज़रूर मिले भी होंगे ऐसे लोगों से जो कहते हैं आज मैं बहुत हंसी हूँ ना, अभी मुझे रोना पड़ेगा। राइट, आई नो। और ये कहीं ना कहीं इंडिया में मैंने देखा है कि बचपन से ये डायलॉग हम सबने सुने हैं। हाँ। मतलब मैंने भी अपने घर में बहुत सुना है कि ज्यादा खुश मत हो। हाँ। है ना, ये बड़ा एक टिपिकल एक डायलॉग नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने अभी की इतना ही तो हुआ है, हाँ। इससे क्या होता है, ओह। अभी तो इतना और होना बाकी है, और होना जब वो हो बाकी जाएगा है। तब खुश होइयो। Right, मतलब हम हमेशा कहीं ना कहीं पोस्टपोन करते रहते हैं अपनी खुशी को। तुमको सिर्फ 90% ही तो मिला है, हाँ। कौन सा आईआईटी का एडमिशन मिल गया। 90% में क्या कर लिया तूने, वो देख, उसको देख, उसके 99% आए हैं, हाँ। तेरे सिर्फ 90 आए हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। राइट। तो अब मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी याद आ रही है आपकी इसी बात से, जो कुछ रिसर्चर्स ने मिल करके करी थी। उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो ग्रुप 1 था उसको बोला कि आपको लिखना है कि पिछले हफ्ते में ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप थैंकफुल हो। आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी इस स्टडी के नहीं, बारे में, ये सुना होगा। मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन आप प्लीज बताइए। बट बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, कि मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। राइट। उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने लिखा कि पिछले हफ्ते में ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में, 5 चीजें, 5 थिंग्स दैट आई एम थैंकफुल फॉर। राइट। और ऐसे ही दूसरे ग्रुप को बोला कि आप लिखो कि 5 बिगेस्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ इन द लास्ट 1 वीक। और बाकी जो तीसरा ग्रुप था उनको बोला आप कोई भी 5 चीजों के बारे में लिख दो। फिर बाद में 10 हफ्तों बाद जब इसके ऊपर स्टडी किया तो ये निकल करके आया कि ये जो ग्रुप 1 था जिसने लिखा कि 5 चीजें वो जो पिछले हफ्ते में which I am thankful for, Right, gratitude list. they were much more happier than the other 2 groups. Than the other 2 groups. Close to around 25%, Right. to put it in exact numbers. सिर्फ 10 हफ्तों बाद, मतलब 2.5 महीने के अंदर अंदर सोचिए, वो 25% बढ़ सकती है खुशी। तो सोचो 1 साल में क्या हो सकता है। सोचिए 1 साल में क्या हो सकता है। ये तो हम होमवर्क में भी कई बार क्लाइंट्स को देते हैं कि आप एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए, उसे मेंटेन कीजिए। देखिए, शुरुआत में आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाने लगेंगे तो आपको 4-5 चीज़ों के बाद कुछ सूझेगा ही नहीं। लेकिन जब आप अपने आप को फोर्स करते हैं, नहीं कैसे भी करके मुझे 50 लिखने ही है, तो फिर आपको अपनी एजुकेशन याद आती है, आपके हाथ पैर याद आते हैं, कोई अनुभव अगर आपके साथ हुआ है, हो सकता है आप धीरे धीरे ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ पे जो आपके साथ बुरा हुआ है इसके लिए भी आप धन्यवाद देंगे अपने भगवान को या इस सृष्टि को कि वो नहीं हुआ होता ना मेरे साथ, तो आज मेरे साथ ये अच्छा नहीं होता। सो धीरे धीरे हम अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान लाना शुरू कर देते हैं।
बात ऐसी ही है कि अगर आपके एक दांत में दर्द है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट बोलता है दांत निकालना पड़ेगा, दांत निकाल दिया। अब जब वो दांत नहीं है तो हाँ, शुरुआत में ज़बान बार बार हमको याद दिलाती है, देख के दांत गया ना, ज़बान ये वहीं तो- जाती है। हाँ, ज़बान बार बार वही जाती है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं आप खाना खाना छोड़ देते हैं। हम खाना खाते हैं ना, जो चीज़ें हमारे पास है उसी का इस्तेमाल करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड लिस्ट इसी तरीके से मदद करती है कि जो चीज़ें हमारे पास है हम उनको कॉन्शियसली उनके बारे में अवेयर हो जाए, उनके बारे में ज़्यादा प्लेजेंट फील करे और बोले कि हाँ, ये तो सच में बहुत वैल्यूबल चीज़ है जो मेरे पास है। तो इस तरीके से हम अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर हमें खुश होना है तो आज में होना है, क्योंकि कल भी जब खुशी आएगी, जब जिस कल का इंतज़ार कर रहे हैं वो कल भी तो आज ही बनेगा ना। अगर हमें आज में खुश होना नहीं आता तो हम कैसे खुश होंगे? उसके ऊपर ना मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़। मैंने देखा है, हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं, ओके, और वहाँ पे हमें दो किस्म के लोग नज़र आएंगे। कुछ ऐसे लोग जो मॉल में जा रहे हैं, चल रहे हैं एक बहुत ही स्टॉइक अपीयरेंस के साथ, यानी कि उनके चेहरे पे कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं है, हम आसानी से खुश नहीं होते हैं, ये डजंट इम्प्रेस मी। और एक और कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो सारी चीज़ों को बड़ी बड़ी आँखों से देखते हैं, वो उन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते, लेकिन फिर भी मॉल की रोशनी देखकर, वो एस्केलेटर लिफ्ट देख के, वहाँ पे सबसे सस्ता खाना देखकर, उसे ख़रीद पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। So happiness is less to do with what you have and it's more to do with what's your perspective about What you have got. Yes. मतलब आपका ध्यान कहाँ है कि जो आपके पास में है या जो आपके पास में नहीं है। जो आपने दांत वाला एग्जांपल दिया, हाँ। कि जो दांत आपके पास में नहीं है वहां पर आपकी जीभ जा रही है या आपकी जीभ जा रही है, बाकी के जो दांत है उसको फील कर सकते हो ना अगर चाहो तो, हाँ, कि अभी ये तो सलामत है, ये भी कल जा सकते हैं लेकिन अभी तो है। हाँ, अभी तो है। Right. दुनिया में कोई चीज़ ऐसी परमानेंट नहीं है, सुना है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज हम उसको बोल सकते हैं या एक हैबिट बोल सकते हैं जिसको मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूँ। व्हाट आई डू इज एवरी डे इन द मॉर्निंग आई जस्ट आस्क माई सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट्स गुड इन माई लाइफ। फिर क्या होता है कि अपने आप ही हमारा जो ध्यान है वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाने लग जाता है जो भी कुछ हमारे पास में अच्छा है, राइट, वो दिखने लग जाता है। वो दिखने लग जाता और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो जाने अनजाने अपने आप से कुछ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो मैंने देखा है बहुत कॉमन है अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, आपने भी देखा होगा अपने पेशेंट्स में, कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझिए ये कितना कॉमन है ना इंडिया में, भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हो रहा है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, उसका एंड रिजल्ट दुखी होने वाला है क्योंकि वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो असल में एक पॉजिटिव हो ही क्वेश्चन नहीं नहीं सकता। है। हाँ। वो एक्चुअली क्वेश्चन के रूप में एक छुपा हुआ स्टेटमेंट है और एक बिलीफ सिस्टम है। इट इज़, मेरे साथ ये बुरा होना ही नहीं चाहिए, मुझे प्यार में धोखा मिलना ही नहीं चाहिए, मेरे पार्टनर ने मुझे कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। हमें लगता है कि ये सवाल है कि इसने मुझे झूठ क्यों बोला, मुझे पैसों का लॉस क्यों हो गया, इतना सब बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम एक्चुअली कह रहे हैं कि ये सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ होनी ही नहीं चाहिए, और ये हमारी एक बहुत एक रिजिड बिलीफ हम इसको बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही मेरे साथ में होना चाहिए। Right. लाइफ मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, सब मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। Yeah. जैसे मैंने एक और एक डायलॉग सुना है और बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है जो मेरे ऑलमोस्ट हर सेशन में कोई ना कोई पूछता है, अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अच्छा और बुरा। Right. अच्छा कौन, मैं, दुनिया मतलब बुरी, बाकी right. सब बुरे हैं बाकी सब और मैं अच्छा हूँ, Right. या मैं अच्छा हूँ मेरी बीवी बुरी है। राइट। सो अच्छा कौन है ये भी हम डिसाइड करेंगे, हमको क्या मिलेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे। Right. तो हम अपने आप को एक भगवान जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। हाँ। हम इंसान हैं, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेने जा रहे हैं। Right. इंसान हो के भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो दुखी होना है। और शायद यही वजह है, इसीलिए बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम अपने आप से इस तरह के क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं जिसका आउटकम हमको दुख की तरफ लेकर के जाएगा।
उसकी जगह पर अगर हम ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिसका जवाब हमारे पास नहीं भी है, लेकिन हमको पता है कि उसका आउटकम कुछ अच्छा ही आएगा, जैसे मैंने अपने क्वेश्चन का आपको एग्जांपल दिया, व्हाट्स गुड इन माय लाइफ, व्हाट्स गुड इन माय लाइफ, इसका जो एंड रिजल्ट है वो दुख हो कैसे सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ चला गया, क्योंकि जैसे ही एक क्वेश्चन आता है ना माइंड में, तो एकदम से हमारा जो ध्यान है वो हमको दिखाने लग जाता है छोटे छोटे कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होंगे किसी और पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दैट इज रियल हैप्पीनेस। राइट। इनफैक्ट काउंसलिंग में भी हम लोगों को एक्सरसाइज देते हैं कि आप ना पहले अपने विचारों को लिखिए, क्योंकि विचार पता ना तो लगे गोल अंदर गोल चल क्या घूमते रहा है। रहते हैं। राइट। हमें ऐसा वो लगता एक है loop हम बन जाता घंटों है। तक विचारों में डूबे हुए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें लिखने जाएंगे तो आधे पेज में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो रेपिटेटिव होते हैं। हाँ, क्योंकि वो रेपिटेटिव होते हैं। तो एक बार आप लिख लो और उसके बाद जैसे कि आपने कहा, उसके बाद सही सवाल पूछना, व्हाट्स गुड इन माई लाइफ, ये जो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, अगर हम ऐसे विचार ला रहे हैं, इज़ दैट रियली ट्रू, मतलब क्या ये रियलिस्टिक सोच है? ओके, इस सोच का एविडेंस क्या है मेरे पास? क्या ये सोच मुझे फ़ायदा कर रही है या नुकसान कर रही है? तो अगर नहीं मेरे लिए बेनिफिशियल है, जैसे मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा, जैसे हम ऐसा ना दिल टूटने के बाद कहते हैं हम उसके बगैर जी नहीं पाएंगे, तो लिखने के बाद सच में पूछना, इज दिस रियलिस्टिकली ट्रू? मतलब ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि अरे जल्दी इसकी गर्लफ्रेंड को बुलाओ, ये सांस नहीं ले पा रहा है। मेक सेंस। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर कोई बोलता है कि मैं ऑक्सीजन के बिना नहीं जी पाऊंगा, हाँ। तो समझ आता है। Right. पानी के बिना नहीं जी पाऊंगा, समझ आता है। बट मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बिना नहीं जी पाऊंगा या बॉयफ्रेंड के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी। ये डायलॉग हमने ओल्ड एज में भी बहुत सुना है कि अगर आपको कुछ हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगी एक दिन भी। उसके बाद में वो मरते ही नहीं है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, घर वाले वेट कर रहे हैं और उन्होंने पेपर सारे रेडी कर रखे हैं कि अब साइन होगा। अब इनके बेचारे को वो मरता ही नहीं है। 20 साल, 30 साल, 40 साल चलते ही रहते हैं। कि मतलब एक दोनों में से, कपल में से एक चला गया मान लो 60 साल की एज में, दूसरा अपना 90 हो गई, फिट है, बढ़िया चल रही है। लेकिन जो इंसान पहले से कहता था कि भाई मैं अपने इन पार्टनर के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगी, ओके, और पार्टनर के चले जाने के बाद वो फिजिकली नहीं मर रहे हैं, लेकिन मेंटली उन्होंने जीना छोड़ दिया है। किसी चीज़ में खुश नहीं होते, किसी और को खुश करने का मौका नहीं देते। लाइक यू नो, आपके भाई बहन आपको बोलते कि चलो हम बाहर चलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चलना। तो हमने अपने आप को जो सजेशन दिया है कि भाई मुझे नहीं यू नो मुझे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी ये कहता आया हूँ कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, तो नाउ आई हैव टू प्रूव इट। Yes. नाउ इट्स टाइम टू प्रूव इट। नाउ इट्स टाइम टू प्रूव दैट। और ऐसा करके वो अपने साथ के दूसरे परिवार लोगों का जीना मुश्किल कर सकते हैं। मतलब पहले वो कह रहे थे हम नहीं जी पाएंगे, अब वो दूसरों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि अपने आप को ऐसे झूठ मत बोलो, जो बोलो रियलिटी के बेस पे सच बोलो। सो तकलीफ होगी लेकिन हम सह सकते हैं। क्या होता है, हम अपने आप को कह देते हैं कि हम ये तकलीफ नहीं सह पाएंगे, ओके, ये हमने पहले एक सजेशन दे दिया, हम ये तकलीफ नहीं सह पाएंगे। तो फिर उसको अगर नहीं सहना है तो हमें बोलना पड़ेगा कि अब ये तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो वो इंसान मरना ही नहीं चाहिए, या उसने मुझे छोड़ना ही नहीं या चाहिए, उसने मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। और मुझे ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा देता हूँ टू कंट्रोल द वर्ल्ड अराउंड मी। अगर हम चाहते हैं हमारा पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हमको छोड़ के नहीं जाए, तो हम उसके चैट्स चेक करने लगते हैं, लाओ तुम्हारा फ़ोन लाओ, और फिर हम उसको बोलते हैं लोकेशन शेयर करो, कहाँ पे हो, हम उसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। तो पॉजेसिवनेस की भी यही जड़ हो गई ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं। right. जैसे माँ बाप भी कई बार अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। अगर तुमने मेरा नाम रोशन नहीं किया तो मेरी तो ज़िंदगी खराब। जबकि एक्चुअली उनका नाम नहीं है। नहीं है। क्योंकि अगर होता तो रोशन करने की जरूरत क्या थी? अपने बेटे पे क्यों वो बर्डन डालते? सोचने वाली बात है। वो बर्डन डाले। तो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी आपने बोला कि होता क्या है कि हम अपने आप को ही इस तरीके से झूठ बोलते रहते हैं, उस झूठ को कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं बेस्ड अपॉन रियलिटी। तो होता क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब हम बोलने लग जाते हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए,
अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है जब हम बोलते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो जीने में ही कुछ नहीं पड़ा है, हाँ, हम सह इससे नहीं बेटर तो मरना है, सकेंगे। हम सह ही नहीं पाएंगे। Right. और फिर एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो नहीं सह पाते। राइट। अब वो हुआ किस वजह से? क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने अपने आप को एक झूठ बोल दिया था। यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जो मेरे ख्याल से टच अपॉन करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोग ना ये तो कहते ही है मैं सह नहीं सकूंगा, वो ये भी कहते हैं मैं माफ नहीं कर सकूंगा, या तो खुद को या सामने वाले को। तो यहाँ से पैदा होती है रिग्रेट या एंगर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, रिवेंज। रिवेंज। फिर उसके बाद इंटरनेट पे जाना, सामने वाले इंसान के बारे में गलत सलत लिख या उसकी देना। शादी में जाकर के सीन क्रिएट करना। या मूवीज में देखा है हमने। मूवीज एक बहुत बड़ी फसाद की जड़ है। हाँ। क्योंकि मूवीज हमको स्क्रिप्ट्स देती है, जिन स्क्रिप्ट्स को हमको फॉलो करना होता है। स्क्रिप्ट्स जैसे कि उसकी इज्जत लुट गई इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और वो पागल हो गया। राइट। और फिर अगर लड़की ने या फिर जो भी मैं जिससे प्यार करता हूँ उसने अगर मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने खून से चिट्ठी लिख के भेजी। यार ब्लड डोनेट कर देते, किसी के दुआएं काम मिल आ जाता। जाती। राइट। खून से चिट्ठी, ऐसा होता है अभी भी होता है। unfortunately। अच्छा, आपको पता होगा। हाँ। Yes। तो बेसिकली क्या है कि जिस तरह के क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछते हैं या जिस तरह की बातें हम अपने आप को बोलते हैं या जो भी हम मानते हैं, हमारा पूरा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है या जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, जो भी हमारी ब्रेन है, वो उसको सर्च करने में लग जाती है। या ये कह लो, अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उसका आंसर ढूंढने में लग जाती है हमारी ब्रेन। अगर हमने अपने आप को कुछ ऐसा मान लिया है तो हमारी ब्रेन उसको सर्च करने में लग जाएगी, उसके फिजिकल लेवल पे भी मैनिफेस्टेशंस होने लग जाएंगे। फिर जितने वो मैनिफेस्टेशंस होंगे साइकोलॉजिकली हम अपने आप को बोलेंगे देखो वही हो रहा है जो मेरे को लगता है, तो वो और रीइंफोर्स हो जाएगा। जितना वो रीइंफोर्स होगा फिजिकल मैनिफेस्टेशंस और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो बेसिकली एक लूप बन जाएगा, जिस लूप से बाहर निकलना एक पर्सन के लिए मुश्किल होता चला जाएगा जैसे जैसे टाइम निकलेगा। तो इससे बेटर क्या है कि अपने जो भी उल्टे सीधे बिलीव्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी। फालतू की बातें नहीं बोलनी है, ना खुद को ना किसी और को। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछने ही है अपने आप से तो ढंग के क्वेश्चन पूछो, बजाय ये क्वेश्चन पूछने के कि भाई मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है, क्योंकि फिर तो हजारों रीजंस ऐसे हमको दिखेंगे कि उस पॉइंट को प्रूव कर देंगे कि मेरी लाइफ बुरी है। उससे अच्छा ये है कि अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि मेरी लाइफ अच्छी क्यों है। मेरी लाइफ अच्छी क्यों है, या लाइफ अच्छी क्यों है, मेरी भी हटा देते हैं बीच में से। लाइफ इतनी सुंदर लाइफ क्यों इतनी है? अच्छी क्यों है, राइट। तो आपको धीरे धीरे उसके एविडेंसेस मिलने लगेंगे। आप एक ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को सजेशंस दीजिए। जैसे पहला तो आपने जैसे कहा कि खुद को सजेशंस देना कि मेरी लाइफ अच्छी है। दूसरा मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हम डिमांडिंग नहीं बने, थोड़े प्रेफरेंशियल बने। प्रेफरेंशियल का मतलब है कि यार मुझे BMW चाहिए, मिलेगी तो अच्छा है, नहीं मिलेगी तो मारुति से काम चला लेंगे। गुड पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हमारे खुश होने को पोस्टपोन कर देंगे या फिर या हम उसके साथ जोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि हम टॉलरेट करना बंद कर देंगे। सो प्रेफरेंस होता है कि अगर मेरी इच्छा है जो वैलिड है, अगर वो मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तब भी मैं इसे सहन कर सकता हूँ। सो प्रेफरेंशियल होना एक और तरीके से अच्छा है क्योंकि वो हमारे विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। देखिए, एक इंटेलिजेंट ब्रेन हमेशा एक फ्लेक्सिबल ब्रेन होता है क्योंकि वो एक काम करने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं जानता, वो 10 रास्ते ढूंढ के निकाल सकता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजिड, अगर हम फ्लेक्सिबल और प्रेफरेंशियल बनेंगे वो हमारे काम आएगा। और ख़ुद को माफ़ करने के लिए रेडी होना पड़ेगा कि यार मेरा एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, वो मुझे छोड़ के चली गई, या फिर फलाना ने मुझे शादी का प्रॉमिस किया था लेकिन अभी वो US चला गया मुझे छोड़ के। इट्स ओके, आई कैन फॉरगिव हिम, आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस टाइम पे वो बुरा लग रहा होता है और बाद में जाकर के इंसान बोलता है अच्छा हुआ। हाँ है ना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, ऐसे आई होता है। होप बहुत सारे लोगों के साथ, देखिए जिनकी सोच ये है कि आज में खुशी है, तो वो कल की मिस्टेक्स पे हंसेंगे, कि जो उन्होंने कल मिस्टेक्स की थी पास्ट में उसके ऊपर हंसेंगे, और वो फ्यूचर में भी मिस्टेक्स करने को रेडी होंगे। बिल्कुल। एंड क्योंकि वो मिस्टेक्स करने को रेडी है इसलिए वो ज़्यादा चीज़ें ट्राई करेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अभी तक हमने 2 पिलर्स को कवर कर लिया है। फर्स्ट वाज कनेक्शन, अ जेन्युइन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। राइट। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है ग्रैटिट्यूड,
एंड एक्सेप्टेंस। ग्रैटिट्यूड जिसमें हमने सिर्फ ग्रैटिट्यूड को ही नहीं कवर किया, हमने हाँ, एक्सेप्टेंस को भी कवर कर लिया। acceptance को भी cover एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, कि जो भी कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में, किसी तरह से ऐसे हम क्वेश्चंस पूछें या इस तरह की अफर्मेशंस दें कि हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अब अगर इस सेशन को कंक्लूड करना हो और अगर कोई तीसरा पिलर की अगर हमको बात करनी हो तो वो क्या होगा? संदीप जी, मुझे लगता है कि कहीं पे हम खुश हैं, हमें जो मिल रहा है हम उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों के लिए खुद को, दूसरों को फॉरगिव कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं, ये सब सही है। लेकिन फिर उसके बाद भी ना इंसान में एक चाह होती है, एक यर्निंग होती है फॉर ग्रोथ। अब ये ग्रोथ कई लोग सोचते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ ही होना चाहिए, मोस्ट लोग उसको वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं पे मीनिंगफुल ग्रोथ होने की ज़रूरत है। आपने दो वर्ड्स यहाँ पर यूज करे, एक मीनिंगफुल और एक ग्रोथ। तो Right. पहले तो इसको समझते हैं कि मीनिंगफुल क्या है और मीनिंगलेस क्या है, Right. फिर इसको समझेंगे कि ग्रोथ क्या है। मीनिंगफुल ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो हमें एज इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति को बढ़ाता है, यू नो, इन अ पॉजिटिव वे। कि क्या, जैसे आप अपने काम से कई लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 10 सालों में लोगों का भी आपके वीडियोस को देख के लाभ हुआ है। 10 सालों में आपने भी नोटिस किया होगा कि आप वही जगह पे नहीं है जहाँ पे आप पहले थे। बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं खुद अपनी पुरानी 10 साल पुरानी वीडियोस उठा करके देखता हूँ, हाँ, तो वो एक अलग पर्सन था, ये एक अलग पर्सन है, एक अलग Right. पर्सन है। आप यहाँ पे आए, लेकिन आपने कंट्रीब्यूट क्या किया अपने सोसाइटी को, इस दुनिया को, ओके, आपने किस तरीके की जर्नी की, ये सारा चीज़ बताता है कि क्या आपकी ग्रोथ मीनिंगफुल रही कि नहीं। एक ऐसी ग्रोथ जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों का भी फ़ायदा होता है और आप इसमें एक खुशी ढूंढ पाते हैं। क्या हम यहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करना, कि आप क्या Contribute कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कि कर रहे एज एन हैं? एंटरप्रेन्योर या एज अ पर्सन आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सोसाइटी में, बजाय कि आप यहाँ से क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। उसको हम मीनिंगफुल बोल सकते हैं। और ये जो ग्रोथ वर्ड आप यूज कर रहे हैं, व्हाट डू वी मीन बाय ग्रोथ? क्योंकि ग्रोथ सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि आज फॉर एग्जांपल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो ग्रोथ सुनते ही माइंड में लोगों के क्या आएगा, जो Dollar टिपिकल जो sign और एंटरप्रेन्योर rupee sign। राइट, डॉलर्स, अब तो बिटकॉइन आ गया तो दिमाग में क्या आएगा कि पहले मेरे अकाउंट में x पैसा था, अब 2x हो गया, पहले हमारी रेवेन्यू x थी, अब 2x हो गई, अब 5x हो गई, अब हमारे 2 साल बाद का टारगेट ये है, 5 साल बाद का ये है। इसी को लोग ग्रोथ समझते हैं। Right. तो इज इट मीनिंगफुल ग्रोथ और मीनिंगलेस ग्रोथ? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आप ही की तरह मैं भी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने की कोशिश करती हूँ जिन पे साधारणतः डिस्कशन सिर्फ क्लिनिक के बंद दरवाज़ों में ही होता है। तो किस नाम से आपका चैनल? योर सर्वाइवल मॉडल मेरे चैनल का नाम है। इस पे मैं सॉल्यूशंस को डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 2000 सब्सक्राइबर पे हूँ और आप 2 करोड़ सब्सक्राइबर के पास है, ओके। अब अगर मैं अपने दिमाग में ये सोचती रहूं कि यार कब अपने को वो डायमंड बटन मिलेगा, कब, ये मीनिंगफुल ग्रोथ नहीं है। मीनिंगफुल ग्रोथ होगा कि जब मैं अपने हर वीडियो पे एक रियल सोल्यूशन देने की कोशिश करूं उस व्यक्ति को जो अपने वैल्यूबल 5 मिनट या 10 मिनट मुझे दे रहा है। मैं हर वीडियो के साथ अपने कंटेंट को अगर उभारूं तो वो मीनिंगफुल ग्रोथ होगा। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारी जो स्किल है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, नॉट कि एक्सटर्नली हम कितना ग्रो कर रहे हैं। राइट। जैसे आपने अगर अपना ही एग्जांपल दिया, तो आपके लिए ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि अब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो अब इतने हो जाएं, राइट, या इतने व्यूज हो जाएं। राइट। फॉर यू ग्रोथ मीन्स कि चाहे कम लोग देखें, लेकिन उनको फायदा हो, बिल्कुल, उनकी लाइफ इंप्रूव हो, चाहे 100 की हो, लेकिन एक्चुअल में इंप्रूव होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब आपकी वो स्किल होगी। तो जब आपकी स्किल जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो लोगों को भी और फायदा होता चला जाएगा। कोई भी स्किल हो किसी भी तरह की जिसको हमको मास्टर करना है, इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, आपने प्रैक्टिस तो एक बहुत बढ़िया चीज़ कही कि वो प्राइमरी चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस लगेगी।
लेकिन आपको साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ एन एक्सपर्ट भी लगेगी। और हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। Right. जो ना टीचर ने हमारा 1 मार्क काट दिया, हम लड़ने झगड़ने पहुंच जाते हैं कि आपने क्यों मेरा 1 मार्क काट दिया। तो हम ज़रा भी क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते, तो फिर हमारा मीनिंगफुल ग्रोथ कैसे हो पाएगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का लिंक किससे है? अगर हम इमोशनल होकर के उसको सुनेंगे तो हमको गुस्सा आएगा, बट अगर थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ में सुनेंगे तब भी थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। हाँ, बुरा तो क्रिटिसिज्म लगेगा। सभी को बुरा लगता है, राइट। बट वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है। Right. तो वो जो टेम्पररी हमको प्रॉब्लम हुई, यानी कि बुरा फील हुआ, उसी से होकर के हमको गुजरना पड़ेगा यस। अगर हम एक्चुअल में मीनिंगफुल ग्रोथ के रास्ते पे चलना चाहते हैं। राइट। तो जिंदगी को अगर कोई एक्सप्लोर करे, अलग अलग जितने भी जिंदगी के डायमेंशंस हैं, राइट। जिसमें से कुछ हमने आज टच करे हैं Right. इस पॉडकास्ट में, राइट। इस तरह से अगर कोई जिंदगी को एक्सप्लोर करे हर एक डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है और खुश होना बहुत आसान है। अच्छा। जैसे आप कहते हैं आसान है। ऑन दिस नोट, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे The बहुत कुछ pleasure सीखने को was मिला all आपसे mine. आज यहाँ पर। सीरियसली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरे ख्याल से मेरे जीवन के सबसे हाई पॉइंट्स में से एक होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर मोस्ट हैविंग मी वेलकम जी। ओवर।